पिताजी, ये बैंक की पासबुक मुझे दीजिए। अब आप हमारे साथ रहेंगे तो सारे लेन देन का हिसाब किताब मैं ही रखूंगी। आपको बार बार बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, कहते हुए रिंकू ने अपने ससुर बनवारी जी के हाथ से पासबुक छीन ली। बनवारी जी को लगा जैसे किसी ने उनके हाथ से उनकी पहचान छीन ली हो। उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की, पर बहू, मुझे छोटी मोटी चीज़ों के लिए छोटी मोटी चीज़ें हम देख लेंगे पिताजी। रिंकू ने बात बीच में ही काट दी और ब्रीफकेस कार की पिछली सीट पर फेंक दिया। उसकी नज़रों में एक विजेता का भाव था। बनवारी जी चुप हो गए। उन्होंने शीशे से बाहर देखा। पुराना घर धीरे धीरे उनकी नज़रों से ओझल हो रहा था और साथ ही ओझल हो रही थी उनकी बची हुई हिम्मत। बड़े शहर का फ्लैट आलीशान था। रिंकू ने उन्हें जो कमरा दिया वो पहले स्टोर रूम था। छोटा, हवादार तो बिल्कुल नहीं। खिड़की पड़ोस की दीवार पर खुलती थी, जहाँ से बस सीमेंट की बदबू आती थी। ये आपका कमरा है पिताजी, रिंकू ने कहा। और हाँ, आपको यहाँ अपने नियम बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा घर व्यवस्थित है। बनवारी जी ने अपना सामान रखा और बिस्तर पर बैठ गए। पीठ दर्द कर रही थी। तभी रिंकू उनके सामने खड़ी हुई और सीधे मुद्दे पर आई। पिताजी, अब बात साफ कर लेते हैं, रिंकू ने कहा। आपकी पेंशन 40,000 है। यहाँ हमारे खर्च बहुत ज़्यादा हैं। स्कूल की फीस, बिजली, लोन, सोसाइटी मेंटेनेंस, सब मिलाकर बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। इसीलिए हमने तय किया है कि आपकी पूरी पेंशन घर के संयुक्त खर्चे में जाएगी। बल्कि अगले महीने से 5,000 आपको हमें अतिरिक्त देने होंगे। अतिरिक्त? बनवारी जी को लगा जैसे उन्हें किसी बाजार से नीलाम किया जा रहा हो। हाँ, अतिरिक्त, क्योंकि आपको देखभाल चाहिए, महंगी दवाइयाँ चाहिए। ये आपका योगदान है पिताजी। अब आपको अपने पैसे के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बनवारी जी का गला सूख गया। और अगर मुझे अपनी दवा खरीदनी हो या कहीं जाना हो, उन्होंने कांपते होठों से कहा, तो रिंकू ने पर्स से एक 500 का नोट निकाला और उनकी तरफ फेंकते हुए बोली, ये इमरजेंसी खर्च के लिए रखिए। जब ये ख़त्म हो जाए तो बता देना, बाकी सभी खर्चे यहीं से होंगे। बनवारी जी ने नोट नहीं उठाया। वो नोट ज़मीन पर पड़ा रहा, बिल्कुल उनकी बिखरी हुई गरिमा की तरह। बेटे रोहित ने कमरे के बाहर से ये सब सुना, लेकिन उसने अंदर आने की हिम्मत नहीं की। शाम को उनका पोता दक्ष स्कूल से लौटा तो दौड़कर उनके पास आया। आप आ गए दादाजी। बनवारी जी ने तुरंत सारे दर्द भूलकर दक्ष को गले से लगा लिया। मेरा बर्थडे गिफ्ट आपको याद है ना दादाजी? मुझे वही लाल वाली रिमोट कंट्रोल कार चाहिए जो पापा ने कहा था कि बहुत महंगी है, 2,000 की। बनवारी जी मुस्कुराए। हाँ हाँ बेटा, दादाजी का वादा है, तुम्हें तुम्हारी कार ज़रूर मिलेगी। उन्हें याद आया उनके पास अपनी इमरजेंसी के लिए केवल 500 रुपये थे और दक्ष के गिफ्ट के लिए 2,000 रुपये चाहिए थे। उन्होंने मन ही मन तय किया कि उन्हें ये कार किसी भी कीमत पर लानी ही होगी। ये कार अब केवल एक खिलौना नहीं थी, ये उनके दादाजी होने के अधिकार और आत्मसम्मान की लड़ाई थी। वे किसी की दया या अनुमति से अपने पोते को तोहफा नहीं देना चाहते थे। रात भर बनवारी जी सो नहीं पाए। दक्ष की कार की मांग एक कांटे की तरह उनके दिल में चुभ रही थी। उन्हें बहू की आवाज़ गूंजती सुनाई दी, आपकी पूरी पेंशन घर के संयुक्त खर्चों में जाएगी। इसका मतलब था 2,000 की बचत करना अब एक गुप्त मिशन था, एक ऐसा मिशन जिसके लिए उन्हें चोर बनना पड़ सकता था। अगले दिन से बनवारी जी की चोरी शुरू हुई। रिंकू ने उन्हें रोज़ सब्जी लाने के लिए 500 रुपये दिए। उन्होंने बाजार में जाकर जानबूझकर सब्जी वाले से थोड़ी ज़्यादा मोल भाव की। 200 की सब्जी में उन्होंने 180 रुपये दिए
और 20 रुपये बचा लिए। रिक्शे के लिए मिले 20 रुपये में से वे 10 रुपये पैदल चलकर बचा लेते थे। हर शाम वे अपने कमरे में ताला लगाकर टॉर्च की मंद रोशनी में उन सिक्कों को और नोटों को गिनते थे। 20, 50, 10। उनकी उंगलियां उन पैसों को छूकर कांप उठती थी। ये पैसा चोरी का नहीं था, ये पैसा उनके अधिकार का, उनके प्यार का था, जिसे उन्हें अपने ही घर में छुपाना पड़ रहा था। हर बार बचत करने पर उनका दिल धड़कता था कि कहीं रिंकू को पता ना चल जाए। एक सप्ताह बाद रिंकू को शक होने लगा। उसने अपने पति रोहित से कहा, पिताजी का खर्चा इस बार बहुत कम आया है। उन्होंने पिछले हफ्ते मुझसे सिर्फ 200 रुपये एक्स्ट्रा मांगे, जबकि उन्हें तो रोज़ दवाई चाहिए होती है। रोहित ने लापरवाही से कहा, तो अच्छी बात है ना, बचत हो रही है। रिंकू ने गुस्से से कहा, बचत नहीं हो रही है, वे पैसे बचा रहे हैं, और अगर वे पैसे बचाकर कहीं और जमा कर रहे हैं तो सोचो क्या होगा, हमारा बजट बिगड़ जाएगा। रिंकू के नज़र में पेंशन का पूरा पैसा केवल उसका अधिकार था और उसमें कोई भी हस्तक्षेप उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। रिंकू ने बनवारी जी के ब्रीफ केस पर कड़ी नज़र रखनी शुरू कर दी। अगले 15 दिन बनवारी जी ने कड़े अनुशासन से बचत की। उनके पास कुल 2500 रुपये जमा हो गए। अब उन्हें लगा कि उन्होंने एक जंग जीत ली है। आज दक्ष का जन्मदिन था। रात में उन्होंने वो सारे पैसे एक लिफाफे में रखे और लिफाफे को ब्रीफ केस के गुप्त जेब में डाल दिया। उनकी आंखें अब नम नहीं थीं, बल्कि एक पुरानी जीत की चमक से भरी थी। उन्होंने चैन की नींद से सोने की कोशिश की। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि तभी रिंकू की चीख ने पूरे घर को हिला दिया। रोहित, मेरे 2000 रुपये कहाँ गए? मेरे पर्स में रखे थे। रोहित हड़बड़ाकर उठा। क्या हुआ रिंकू? कहाँ रखे थे? यहीं रखे थे, इमरजेंसी के लिए। कौन ले गया? घर में कौन है जो पैसे चुरा रहा है? रिंकू की आवाज़ में आग थी। बनवारी जी बिस्तर पर उठ बैठे। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने अनजाने में अपना हाथ ब्रीफ केस की तरफ बढ़ाया जहां उनका लिफाफा रखा था। रिंकू ने उन्हें देख लिया। उसकी तेज शिकारी आंखें तुरंत बनवारी जी के हाथ और ब्रीफ केस पर टिकी। पिताजी, क्या आपने रात में मेरा पर्स देखा था? नहीं बहू, मैंने तो नहीं। बनवारी जी ने बात पूरी करने की कोशिश की, लेकिन रिंकू ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। आप अपना ब्रीफ केस खोलिए। रिंकू का आदेश अब एक चिल्लाहट में बदल गया था। रोहित, जो डर से कांप रहा था, दीवार से सटा खड़ा रहा। उसने अपने पिता का बचाव करने की हिम्मत नहीं की। बनवारी जी कांपते हुए खड़े हुए। उन्होंने ब्रीफ केस खोला। रिंकू ने बिना देर किए लिफाफे को खींच लिया। लिफाफे से नोट बाहर गिर पड़े। 2500 रुपये। रिंकू हंस पड़ी, एक क्रूर विजय भरी हंसी। तो ये है बचतें। पिताजी, ये पैसे कहाँ से आए? मेरी ही जेब से चोरी किए हैं ना? ये वही 2000 रुपये हैं जो आपने अपने पोते के तोहफे के लिए बचाए हैं। जब बाप को पूरे पैसे घर के खर्चे के लिए देने हैं तो ये अतिरिक्त धन कहाँ से आया? बनवारी जी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उनकी आवाज़ कांप रही थी। बहू, ये मेरे पोते के लिए था। मैंने बाजार से थोड़ा थोड़ा करके बचाया था। ये मेरा पैसा है। रिंकू ने नोटों को हवा में लहराते हुए कहा, आपका पैसा कल सुबह बैंक में से सीधा हमारे संयुक्त खाते में आ जाएगा। ये पैसा चोरी का है पिताजी, और इस उम्र में आपको चोरी करना शोभा नहीं देता। बनवारी जी की आंखें भर आई। ये केवल पैसे पर अधिकार की लड़ाई नहीं थी, ये उनके आत्मसम्मान पर, उनकी ममता पर, उनके अस्तित्व पर अंतिम वार था। वे हार गए थे। उनका शरीर कांप रहा था। वे चुपचाप पलटे और अपने कमरे में आकर बैठ गए। उनके कानों में अब भी बहू की वो विजय और तीखी हंसी गूंज रही थी।
और बेटे रोहित की मौन सहमति का ठंडा सन्नाटा उस हंसी से भी ज़्यादा दर्दनाक था। सामने ज़मीन पर पोते के जन्मदिन के तोहफे के लिए जमा किए गए कुछ खुले रुपए पड़े हुए थे। साथ में 100 के कुछ नोट भी बिखरे हुए थे। ये पैसे नहीं थे, ये उनकी 40 साल की ईमानदारी, उनकी सेवानिवृत्ति, गरिमा और उनके पिता होने के अधिकार का चूर चूर हुआ अंश था। उन्होंने अपनी जेब से रुमाल निकाला और माथे पर जमा पसीना पोंछा। उन्हें याद आया ठीक 15 साल पहले का वो दिन जब रोहित ने 12वीं की परीक्षा दी थी और इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला था, लेकिन फीस भरने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। शांति जी ने अपनी शादी के सारे गहने बेच दिए थे और बनवारी जी ने अपनी आंखों का जरूरी ऑपरेशन टाल दिया था, ये कहकर कि आंखों से दुनिया बाद में देख लेंगे, पहले बेटा दुनिया में अपनी जगह बना ले। आज वही बेटा अपने पिता को चोर कहे जाने पर अपनी आंखें झुकाए चुपचाप खड़ा रहा। उस पल बनवारी जी को लगा कि उन्हें अपने अधिकार से ज़्यादा अपने बेटे की परवरिश पर शर्मिंदा होना चाहिए। उन्हें अपनी पत्नी शांति जी का चेहरा याद आया। अगर आज शांति जी होती तो क्या होता? वो शायद अपने बेटे को थप्पड़ मारती, बहू को डांटती और अपने पति का हाथ पकड़कर कहती, चलो जी, हमें किसी की दया की ज़रूरत नहीं है। शांति जी के जाने के बाद उन्हें लगा था कि उनका जीवन का सहारा टूट गया है, पर आज उन्हें एहसास हुआ कि असली सहारा तो आज टूटा है, जब उन्हें अपने ही घर में अपने ही खून के सामने अकेला छोड़ दिया गया। उन्होंने बहुत देर तक ज़मीन पर पड़े उन पैसों को देखा। 2500 रुपये, ये वही पैसे थे जिन्हें उन्होंने बचाने के लिए रिक्शा नहीं लिया, ठंडी सब्जियां खाई और अपनी दवा की खुराक भी एक दिन के लिए कम कर दी थी। वे चोरी कर रहे थे, लेकिन पोते के लिए वे झूठ बोल रहे थे, पर अपने आत्मसम्मान के लिए। और आज उसी आत्मसम्मान को उसी पोते के जन्मदिन पर कुचल दिया गया था। तभी दक्ष की आवाज़ आई, जो शायद केक काटने की खुशी में चहक रहा था। दक्ष के पास अब वो रिमोट कंट्रोल कार नहीं होगी जिसे वो इतनी शिद्दत से चाहता था। बनवारी जी को लगा कि उन्होंने अपने पोते को भी निराश कर दिया है। वे उठे और चुपके से दरवाज़ा खोलकर दक्ष के कमरे की तरफ बढ़े। दक्ष अपने नए कपड़ों में सजा धजा वो अपने दोस्तों से घिरा बैठा था, पर उसकी निगाहें बार बार दरवाजे पर जा रही थी। वो अपने दादाजी और उस लाल कार का इंतज़ार कर रहा था। बनवारी जी दरवाजे की ओट में छुपकर खड़े रहे। वे दक्ष के पास नहीं गए। उन्हें डर था कि कहीं रिंकू फिर से कोई ताना ना कस दे और उनके पोते के सामने उनका और अपमान ना हो जाए। उन्होंने चुपके से अपनी जेब से एक छोटा सा कागज़ निकाला, जिस पर उन्होंने रात में एक कविता लिखी थी। कविता नहीं, बल्कि वो एक क्षमा पत्र था। मेरा प्यारा पोता दक्ष से, दादाजी का वादा पूरा नहीं हो पाया। तुम्हारे पापा और मम्मी आज दादाजी को तोहफा देने की इजाज़त नहीं दे पाए, पर याद रखना बेटा, प्यार और सम्मान बैंक बैलेंस से बड़ा होता है। तुम्हारे लिए दादाजी का प्यार हमेशा रहेगा। वो कागज़ उन्होंने दक्ष के तकिए के नीचे दबा दिया। यह दक्ष के नाम उनकी अंतिम वसीयत थी, एक भावनात्मक विरासत। दोपहर ढल गई। बनवारी जी ने रोहित के चेहरे पर एक बार भी पश्चाताप की कोई रेखा नहीं देखी। रोहित दफ्तर चला गया और रिंकू बाजार चली गई। अब बनवारी जी को अपना अंतिम और सबसे कठोर फैसला लेना था, और वो था यहाँ से जाना। उन्होंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। सबसे पहले उन्हें दस्तावेज वापस पाना था। बैंक पासबुक। रिंकू ने उसे अपनी अलमारी के एक लॉकर में रखा था। बनवारी जी का हृदय जोर से धड़कने लगा। एक क्षण को उन्हें लगा कि वे सच में चोर बनने जा रहे हैं, लेकिन ये चोरी नहीं थी। ये एक कैदी द्वारा अपनी रिहाई का दस्तावेज वापस लेने जैसा था। उन्होंने सावधानी से रिंकू की अलमारी खोली।
अंदर कपड़ों के ढेर थे। उन्हें डर था कि जरा सी आहट हुई तो रिंकू या कोई और आ जाएगा। लॉकर खुला और वहाँ उनकी पेंशन पासबुक कुछ कागजात के नीचे दबी हुई थी। उन्होंने पासबुक निकाली। ये मात्र एक कागज़ का टुकड़ा था, पर आज ये उन्हें आज़ादी का परवान लग रहा था। उन्होंने पासबुक वापस अपने ब्रीफ केस में रखी। इस पूरी प्रक्रिया में उन्हें लगा कि उनकी आत्मा का एक हिस्सा और मर गया है। उन्हें अपने बच्चों को ये सब सिखाना पड़ा कि स्वाभिमान से बड़ा कोई धन नहीं होता। रात में बनवारी जी ने अपनी पुरानी डायरी का एक पन्ना फाड़ा और लिखना शुरू किया। उनका हाथ अब कांप नहीं रहा था। अब उनकी उंगलियों में निर्णय की दृढ़ता थी। उन्होंने लिखा, प्रिय रोहित और रिंकू, आज मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। तुम दोनों को शायद लगा होगा कि मैं पैसों के लिए लड़ रहा था या 2000 की कार के लिए। मैंने झूठ बोला। नहीं, ये लड़ाई पैसों की कभी नहीं थी। ये लड़ाई थी अधिकार की, सम्मान और रिश्ते की। रोहित, जिस दिन तुम्हारी पत्नी ने मुझे चोर कहा और तुम चुप रहे, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हें इंजीनियर तो बना दिया, पर इंसानियत नहीं सिखा पाया। तुम्हारी चुप्पी ने बहू के शब्दों से ज़्यादा गहरी चोट पहुंचाई। और रिंकू, तुमने मेरी पूरी पेंशन 40,000 रुपये को घर के खर्च में शामिल कर लिया। मैं खुश था क्योंकि मुझे लगा कि मैं अपने बच्चों के काम आ रहा हूँ। पर जब तुमने मेरे ही पैसों से मेरे पोते को तोहफा देने के लिए 2000 रुपये बचाने पर मुझे अपराधी बना दिया, तब मुझे समझ में आया कि तुम मेरी सेवा नहीं खरीद रही थी, तुम मेरी ज़िंदगी खरीद रही थी। तुम्हें याद होगा, मैंने अपना ऑपरेशन टालकर तुम्हें पढ़ाया। मैंने अपनी सारी बचत तुम्हारे घर की किस्त भरने के लिए दी थी। वो मैंने प्रेम से किया था, लेकिन तुम लोगों ने उस प्रेम को एक लेखा जोखा बना दिया। मैं जा रहा हूँ। मेरी बची हुई पेंशन जो अब मेरे पास है, मैं किसी वृद्ध आश्रम में लगाऊंगा, जहाँ लोग पैसे लेकर सेवा करते हैं, लेकिन कम से कम ईमानदारी से तो करते हैं और भावनात्मक ब्लैकमेल नहीं करते। ये मेरा अंतिम योगदान है। मेरे जाने के बाद शायद तुम्हारा बजट थोड़ा बिगड़ जाएगा, पर तुम्हें ये सीखने का मौका मिलेगा कि प्रेम, रिश्तों और आत्मसम्मान की कीमत पेंशन से नहीं चुकाई जा सकती। तुम्हारा पिताजी बनवारी। उन्होंने पत्थर को सावधानी से मोड़ा और डाइनिंग टेबल पर चाय के खाली कप के पास रख दिया। रात के 2 बजे थे। पूरे घर में शांति छाई हुई थी। बनवारी जी ने अपना ब्रीफकेस उठाया, जिसमें पासबुक और कुछ कपड़े थे। उनके पैर अब भी कमज़ोर थे, पर उनके मन में एक नई ताकत थी, आज़ादी की ताकत। वे दरवाजे तक पहुँचे। उन्होंने मुड़कर एक बार दक्ष के कमरे की तरफ देखा। खुश रहना मेरे बच्चे, और दादाजी को कभी भूलना मत। वे लिफ्ट में घुसे। लिफ्ट नीचे जा रही थी और बनवारी जी को लगा जैसे वे गहराई से नहीं बल्कि ऊंचाई से दूर जा रहे हैं, रिश्तों की ऊंचाई से। सोसाइटी के गार्ड ने उन्हें देखा पर कुछ नहीं कहा। वे अब उस शहर की ठंडी सन्नाटे भरी सड़क पर थे। उन्हें नहीं पता था कि वे कहाँ जा रहे हैं, पर उन्हें इतना ज़रूर पता था कि अब वे किसी के ऊपर बोझ नहीं हैं। उन्होंने पैदल चलना शुरू किया। वे लगभग 1 घंटे पैदल चले, जब तक कि वो एक छोटे से बस स्टॉप पर नहीं पहुँचे। वहाँ एक चाय वाले ने उन्हें पहचान लिया। अरे साहब, इतनी सुबह सुबह सब ठीक तो है ना? बनवारी जी ने अपनी आवाज़ को यथासंभव सामान्य रखते हुए कहा। हाँ बेटा, बस किसी काम से बाहर जाना है। उन्होंने चाय वाले से सेवा आश्रम के रास्ते वाली बस के बारे में पूछा। बस आने में 1 घंटा था। वो चुपचाप अंधेरे में बस स्टॉप के बेंच पर बैठ गई। उन्होंने ब्रीफकेस को सीने से लगा लिया। सुबह के 6 बजे रोहित और रिंकू एक साथ उठे। रिंकू उठते ही डाइनिंग टेबल पर आई। उसकी निगाहें तुरंत एक सफ़ेद कागज़ पर पड़ी जो चाय के कप के पास रखा था।
रिंकू ने सोचा कि शायद ये कोई खर्च का हिसाब होगा जो पिताजी ने रात में बनाया होगा। उसने लापरवाही से वो पत्थर उठाया, पर जैसे ही उसने बनवारी जी की दृढ़ लिखावट देखी तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो पत्थर रोहित को थमाकर कांपते हुए बोली, पढ़ो, जल्दी पढ़ो इसे। रोहित ने पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो पढ़ता गया उसकी आंखें चौड़ी होती गई। जब उसने वो हिस्सा पढ़ा जहां बनवारी जी ने लिखा था कि उन्होंने अपने आँख का ऑपरेशन टालकर उसे पढ़ाया था, तो रोहित का शरीर जोर से कांप गया। उसे लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। ओ, पिताजी चले गए। रोहित की आवाज़ लड़खड़ा गई। रिंकू ने तुरंत गुस्से में प्रतिक्रिया दी, चले गए नहीं, भागे हैं। देखो तो जाते जाते हमें क्या कह गए हैं, इंसानियत नहीं सिखा पाया। और सुनो, ये भी लिखा है कि पेंशन का पैसा अपने साथ ले गए हैं। रिंकू के लिए पिता का जाना इतना बड़ा सदमा नहीं था जितना पेंशन का जाना, 40,000 की मासिक आय का बंद हो जाना। चलो रोहित, जल्दी से उन्हें ढूंढो, उन्हें वापस लाना होगा। रोहित के लिए अब भी ये पिता और पेंशन के बीच का द्वंद्व था, पर रिंकू के लिए ये सिर्फ और सिर्फ पेंशन थी। उधर बनवारी जी सुबह 8 बजे सदाफल सेवा आश्रम पहुँचे। ये एक शांत जगह थी जहाँ चारों ओर हरियाली थी। वहाँ के मैनेजर गुप्ता जी एक शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। बनवारी जी ने पूरी ईमानदारी से उन्हें अपनी स्थिति बताई। बेटे का अपमान, पेंशन, बहू का अधिकार और चोरी का झूठा इल्ज़ाम, ये सब बताकर उन्होंने कहा, ये मेरी पेंशन की पासबुक है, इसमें 1 लाख रुपए जमा हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे यहाँ आश्रय दें और मेरा खर्चा इस पैसे से ही चलता रहे। मुझे किसी की दया नहीं चाहिए, मैं अपनी सेवा खरीदना चाहता हूँ। गुप्ता जी ने उनकी आंखों में देखा। उन आंखों में अपमान की चोट थी, पर आत्मसम्मान की लौ भी जल रही थी। गुप्ता जी ने प्यार से कहा, बनवारी जी, हम यहाँ पैसे से सेवा जरूर देते हैं, पर उससे पहले सम्मान देते हैं। आप चिंता ना करें, आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। यहाँ आपको कोई चोर नहीं कहेगा। यह सुनकर बनवारी जी को लगा जैसे वर्षों बाद किसी ने उन्हें मनुष्य समझा हो। उन्होंने गुप्ता जी के सामने अपना ब्रीफकेस खोला, पासबुक दी और अंतिम बार अपने पोते की कार के लिए बचाए 500 रुपये में से 100 रुपये निकाले। ये मेरी तरफ से चाय के लिए हैं गुप्ता जी, बाकी पैसा मेरे खाते में डाल दीजिएगा। उन्होंने कहा। उन्हें एक छोटा साफ सुथरा कमरा मिला जहाँ एक खिड़की सीधे सामने के बगीचे में खुलती थी। उन्होंने बिस्तर पर बैठते ही सबसे पहले अपनी पत्नी की तस्वीर निकाली और मेज पर रखकर बोले, देख रही हो शांति, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारे बनवारी ने हार नहीं मानी। आज पहली बार उन्हें लगा कि वे शांति से सो सकते हैं, बिना किसी डर के कि उन्हें अपनी ज़रूरत के लिए किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। उधर शहर में रोहित और रिंकू पागलपन की तरह बनवारी जी को ढूंढ रहे थे। उन्होंने दोस्तों को फ़ोन किए, रिश्तेदारों से पूछा और हर पुराने ठिकानों पर गए। देर शाम रोहित हार कर घर आया तो रिंकू ने गुस्से में कहा, पेंशन मिली, कहाँ गए वो? रोहित ने सोफे पर बैठते हुए कहा, नहीं, कहीं नहीं मिले। पापा ने सब कुछ सोच समझ कर किया है रिंकू, उन्होंने हमें सच में छोड़ दिया। रिंकू ने तुरंत सवाल किया, पेंशन, क्या तुमने बैंक जाकर चेक किया कि उन्होंने पैसा निकाला है या नहीं? रोहित अगले दिन बैंक गया तो पता चला कि बनवारी जी ने अपना खाता एक सेवा ट्रस्ट के नाम ट्रांसफ़र कर दिया है। रोहित की आंखों में अब दुख से ज़्यादा निराशा थी। उसने रिंकू को ये बात बताई तो रिंकू ज़मीन पर बैठ गई। 40,000 गए रोहित, अब हम क्या करेंगे? लोन की किस्त। रोहित ने पहली बार अपनी पत्नी को सीधे देखा। उसकी आंखों में कोई सहानुभूति नहीं थी। पैसे तो गए रिंकू, और शायद हमने अपने पिता को भी खो दिया।
अगले 2 दिन बाद जब लोन की किस्त सामने आई तो उनके माथे पर पसीना आ गया। अब क्या करें रोहित, अगर EMI बाउंस हुई तो बैंक नोटिस भेजेगा। रोहित जो पहले ही तनाव में था चिढ़ गया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है रिंकू। अगर तुमने उन्हें चोर नहीं कहा होता तो आज सब कुछ हमारे हाथों में होता। रिंकू तुरंत पलट कर बोली, मैं ही क्यों? तुम क्यों चुप रहे? तुम क्यों नहीं बोले कि ये उनका पैसा है? तुम अपनी कायरता को मेरी जुबान के पीछे क्यों छुपा रहे हो? दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। इन सब के बीच सबसे ज़्यादा परेशान था तो वो था दक्ष। दक्ष ने दादाजी के लिखे उस क्षमा पत्र को पढ़ लिया था। उसने समझ लिया था कि दादाजी को उसके तोहफे के लिए चोर कहा गया था। वो चुपचाप बैठा रहता, ना हंसता, ना किसी से बात करता। उसके लिए दादाजी की चोरी से ज़्यादा बड़ा अपराध माँ बाप का झूठ और चुप्पी था। एक दिन दक्ष ने हिम्मत करके पूछा, मम्मी, अगर दादाजी वापस नहीं आएंगे तो क्या हम गरीब हो जाएंगे? बेटे के मुंह से ये सुनकर रिंकू को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सोचने लगी कि पेंशन के लिए उसने अपने बच्चे की खुशी दांव पर लगा दी। अब उसने घर के सारे खर्चे बंद कर दिए। जिस आलीशान फ्लैट को उसने अपनी शान का प्रतीक बनाया था, अब वही फ्लैट रिंकू को कर्ज और चिंता का पिंजरा लगने लगा था। दोस्तों, जीवन में पैसा कमाना ज़रूरी है, पर उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा करना। अन्याय होते हुए भी चुप रहना अन्याय करने वाले से बड़ा अपराध है। तो दोस्तों, बनवारी जी ने अपने बेटे बहू के साथ सही किया या गलत, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।